डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और हमने वहां पर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए साई की वैल्यू निकाली थी और ई की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, यानी एनर्जी की वैल्यू और वेव फंक्शन क्या होना चाहिए वो सब निकाला था। तो ये लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही ये वाला वीडियो है कि अब हम जब साई की वैल्यू निकाल चुके हैं और ई की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी एनर्जी की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो उससे हमारे क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकलते हैं। ठीक है, तो वही हम आज इसमें देखेंगे। तो ये था ना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 15। तो ये जो इक्वेशन 14 और 15 है वो हमारी क्या थी? 14 में तो हमने एनर्जी की इक्वेशन थी हमारी। देखिए यहाँ पर एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पर ये आई थी ना पिछली बार, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, और हमारा साई की वैल्यू 15 इक्वेशन थी, साई इज इक्वल टू अंडर रूट। और ये मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि ये पूरे का अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो इन दोनों से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि इनसे हमें अब क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एनर्जी की वैल्यू लिख दी, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, जहां पर एन जो है वो एक इंटीजर है और इसको हम क्वांटम नंबर बोल देते हैं, एंड हैज द वैल्यू ऑफ 1 2 3। और ये बात मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि एन कैन नेवर बी जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही ये जीरो होगा साई की वैल्यू भी हमारी जीरो हो जाएगी। और साई की वैल्यू जीरो होने का मतलब कि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि साई जो है वो पार्टिकल की फिजिकल स्टेट को बता रहा है। तो अगर जीरो कर दी हमने तो साई जीरो हो जाएगा, और साई हमारा जीरो कभी हो नहीं सकता है। तो इट कैन नेवर बी जीरो या फ्रैक्शनल। एन जो है हमारा ना तो फ्रैक्शनल में आएगा ना जीरो आएगा, तो हम इसको वन से स्टार्ट करेंगे। तो therefore the particle will have only certain discrete values for energy। तो इसका मतलब क्योंकि हम एनर्जी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप से आ गया है, तो इसलिए जो पार्टिकल की जो एनर्जी की वैल्यूज होंगी अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, यानी जब वो ग्राउंड स्टेट में है, फिर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, तो सबके लिए एनर्जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई कंटिन्यूएशन में चला आएगा। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है ये डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हर लेवल के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू होता है। तो जैसे कि क्लासिकल थ्योरी बोलती थी कि वो कंटिन्यूएशन में वैल्यूज चलती है। जैसे कि देखो, डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब है कि अगर हमारे पास ये है, ये सब एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर वन है इसका, सपोज मैं अमाउंट मान ले रही हूँ कि ये 1 किलो कैलोरी पर जूल करके हम एनर्जी मान ले रहे हैं। सेकंड लेवल की 2 है, थर्ड लेवल की 3 है और फोर्थ लेवल की 4 है, इस तरह से ऊपर चले गए हैं। तो भाई इस ये हमारा ग्राउंड स्टेट होगा, और ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, फिर ये सेकंड होगी, ऊपर थर्ड होगी। और ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में, यहाँ बीच में कहीं कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा। यानी कि एनर्जी कभी भी 1.1 या 1.2 1.5 इस तरह से नहीं हो सकती। यानी 1 और 2 के बीच, यानी ये नीचे वाली वैल्यू 1 है, ऊपर वाली 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी। क्लासिकल थ्योरी में ये बात थी कि एनर्जी जो है कंटिन्यूएशन में हो सकती है, कि ये 1.1 वैल्यू भी वहां पॉसिबल है, 1.2 भी है, 1.5 भी, 1.34 सब कुछ है। ठीक है, इसी तरह से 2 और 3 के बीच में क्वांटम केमिस्ट्री में कहीं कोई एनर्जी लेवल नहीं है। लेकिन क्लासिकल में हो सकता है कि 2.1 भी हो, 2.2 भी हो, 2.3 भी हो। तो ये होती है डिस्क्रीट वैल्यूज, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू। ये 2 और 3 और ये 4 लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, so in the box there is an infinite sequence of discrete energy levels। तो इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, उनका काफी सारे एनर्जी लेवल्स यहाँ हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड इन द बॉक्स। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल इन द बॉक्स है उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। ये क्वांटाइज होने का मतलब ही होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर एनर्जी लेवल की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, उतनी ही रहेगी वो। ठीक है, एंड कैन नॉट चेंज इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर। और कॉन्टिन्यूस मैनर में चेंज नहीं होगी। और कॉन्टिन्यूस मैनर क्या था? ये वाला मैनर जो समझाया मैंने कि 1 और 2 है तो 1 और 2 ही रहेंगे, बीच का कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो दीज परमिसिबल, एक्सेप्टेबल एंड डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ ई डिपेंड अपॉन एन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर x क्या था, हमने माना था, जो हम x डायरेक्शन की बात कर रहे थे, कि यहाँ पर हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स लिया था। तो जब पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया तो x इज इक्वल टू 0, और ये था लेंथ हमारी 1D बॉक्स की 0 to L थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो ये E की वैल्यू, आप इस फॉर्मूला में देख लीजिए, इस फॉर्मूला में
हमारा एल फिक्स है, एम फिक्स है, एच भी फिक्स है। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, एम मास हो गया, एल लेंथ हो गई बॉक्स की, तो वो तो फिक्स है सब कुछ। एम हमारा पार्टिकल का मास हो गया। तो क्या चीज वेरिएबल हुई, यानी चेंज क्या होगा, एन, एन की वैल्यू। और एन की वैल्यू क्या, जैसे ये जो नीचे वाला लेवल मैंने यहाँ दिखाया, इसके लिए एन की वैल्यू 1, ऊपर वाले के लिए फिर एन की वैल्यू 2, क्योंकि हम 1 से ही शुरू करेंगे, 0 से नहीं शुरू कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा एन इज इक्वल टू 3, फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा एन इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा। तो ई की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है एन पे, और विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो एक्स पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, और इन्हीं वैल्यूज को हम आइगन वैल्यूज बोल देते हैं। सो अ फ्री पार्टिकल, कोई भी फ्री पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं, कैन हैव ऑल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, बट व्हेन इट इज confined within a certain range of space, the energy values become quantized। तो इन्होंने बोला कि फ्री पार्टिकल की कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब ये हमने सर्टेन रेंज ऑफ स्पेस का मतलब है जब हमने फिक्स कर दिया है कि ये वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ही पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसकी सर्टेन रेंज ऑफ स्पेस क्या हो गई कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l के बीच में, यानी बॉक्स की जो लेंथ है 0 टू l, पार्टिकल जो है सिर्फ इस 0 टू l में ही प्रेजेंट है। तो जब ये इसमें ही प्रेजेंट हमने मान लिया, तब हम ये कह रहे हैं कि जो इसकी एनर्जी की वैल्यूज होंगी वो हमेशा क्वांटाइज्ड होंगी। ठीक है, इसके बाहर अगर चला गया है तो फिर वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अंदर अगर है तो एनर्जी जो है उसकी क्वांटाइज्ड होगी। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन निकला इस एनर्जी के वैल्यू से, कि वो वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है एनर्जी की। ठीक, फिर इन एनी एटम which is taken as a type of potential well or potential box, there are several discrete energy levels corresponding to n is equal to 1 2 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखकर हम जो है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, कोई आपसे पूछे, जैसे न्यूमेरिकल अगर आ जाता है ना कई बार, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आप बताइए कि एनर्जी वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। तो आपके पास फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला हमारा है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूंगी तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए E1 हमारा क्या हो गया, 1 का मतलब हमारा n की वैल्यू, यानी ये हम फॉर्मूला लिखते हैं ना En इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू रखनी है आपने। तो n की वैल्यू 1 है, इसलिए ये एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर हो गई। कोई पूछे n इज इक्वल टू 2, तो वो E2 हो जाएगा। और E2 में आपको क्या करना है, इस n की जगह पर, यहाँ पर n की जगह पर सिर्फ 2 का रखना है, और क्योंकि n का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 4 एच स्क्वायर 8 ml स्क्वायर हो जाएगी। n इज इक्वल टू 3 हमारी इस तरह से। तो हर जगह आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है, उसका स्क्वायर करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। अब आती है दोनों लेवल्स के बीच में डिफरेंस अगर हमें निकालना है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि E2 और E1 में डिफरेंस निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। E2 की वैल्यू रखी पहले, माइनस कर देंगे E1, तो 4h स्क्वायर में से h स्क्वायर गया। तो सिंपल मैथ्स है, कुछ भी नहीं करना। दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये मेन चीज है, आपको ये En ये जो होता है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दिस शोज दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव माने होता है लगातार वाले जो होते हैं एनर्जी लेवल्स, इज नॉट कांस्टेंट। और आप देख रहे हैं, देखो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस था 3h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, 2 और 3 यानी ये 1 था और ये मैं लिख रही हूँ 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या निकला, 3h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। फिर हमने 2 और 3, ये n इज इक्वल टू 3 अगर है तो 2 और 3 के बीच का क्या वैल्यू निकली, 5h स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो शायद 7 निकलेगा, फिर इस तरह से 9 निकलेगा। तो ये जो है एनर्जी लेवल कांस्टेंट नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा दूसरा कंक्लूजन कि हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो। फिर नंबर थर्ड है, एज वी हैव शोन दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 1। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, n की 1, तो देयरफॉर द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 विल बी मिनिमम। ये बात भी सही है कि जो भी एनर्जी n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो मिनिमम एनर्जी होगी। तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ई मिनिमम। तो क्या करेंगे, ई मिनिमम हमारा क्या निकलता है, n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या निकली थी, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, वही तो हमने यहाँ लिखा है। तो ये हमारी मिनिमम एनर्जी होगी उस पोटेंशियल बॉक्स में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी। तो इन अदर वर्ड्स, व्हेन द पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द पोटेंशियल बॉक्स, द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट लेवल,
लोएस्ट लेवल यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 1, उसको हम कह रहे हैं इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। तो ये वाली एनर्जी जो है हमारी कहलाएगी जीरो पॉइंट एनर्जी। और जीरो पॉइंट एनर्जी क्या, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग टू एंड फ्रो मोशन। ये उन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जहां पर वाइब्रेशंस होती हैं, और वाइब्रेशंस हम ये बोलते हैं कि वाइब्रेशन तो हमेशा ही मॉलिक्यूल में रहती है। ये बात मैं अपनी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब बताया था सबको समझा चुकी हूँ कि वाइब्रेशनल लेवल्स में जो वाइब्रेशन लेवल या वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो कभी भी ना जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और वो हाफ एच न्यू स्क्वायर के इक्वल होती है। तो जैसे वहां पर हम उसको जीरो पॉइंट एनर्जी बोल रहे थे, ऐसे पोटेंशियल बॉक्स में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, इसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोल दे रहे हैं। तो ये हमेशा जो होती है लोएस्ट लेवल की एनर्जी जीरो से हमेशा ज्यादा होगी, जैसे कि वहां पर होती है। वाइब्रेशन के केस में क्या होता है, जीरो कभी नहीं होती है, वो एनर्जी ऑफ देयर लोएस्ट अलाउड स्टेट इज ग्रेटर देन जीरो, हमेशा जीरो से ज्यादा होती है। तो जीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब भी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर हम यही बोलते हैं कि वहां पर जीरो पॉइंट एनर्जी होती है, यानी वो जीरो से ज्यादा होगी, कभी भी जीरो नहीं होती है। तो ऐसे यहाँ पर जो जीरो पॉइंट एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो हो गई पार्टिकल की, वो हमारी एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर है, इसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोल दे रहे हैं, ठीक। फिर नंबर फोर्थ है द क्वांटाइज्ड वेव फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। ये ऑर्थोगोनलिटी भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ बहुत स्टार्टिंग में ही, कि ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, वो सब मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो ऑर्थोगोनल फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ऑर्थोगोनल फंक्शंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल, और जो इनका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है वो भी हमेशा ऑर्थोगोनल होता है। जैसे ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या थी हमारी, कि हम ये करते थे ना, साई वन और ये साई टू, ये डी टॉ इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ही है, आप देख लीजिए, ये एन इज इक्वल टू, हमारा साई का क्या फॉर्मूला निकल रहा है, यहाँ पर हमने साई के लिए जो फॉर्मूला निकाला है, साई एन इज इक्वल टू अंडर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। ये साई की वैल्यू निकल रही है। तो ये हमारा नॉर्मलाइज्ड लिखा हुआ है ना, कि नॉर्मलाइज्ड और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन बाय। तो वो हमारा जो ये कंप्लीट सोल्यूशन निकल रहा है, वो साई की वैल्यू जो निकल रही है वो ये है, ठीक है। और इस साई से फिर हम n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 रखकर या n इज इक्वल टू 3 रखकर फिर से वही करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शंस जो है निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी वेव फंक्शंस निकलेंगे, यही तो लिखा हुआ है द क्वांटाइज्ड वेव फंक्शंस, फोर्थ पॉइंट में लिखा है द क्वांटाइज्ड वेव फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। तो ये सब के सब एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल होंगे। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला में साई वन की वैल्यू ये पुट करें और फिर साई टू की वैल्यू ये पुट करें, और जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा। और ये मैंने प्रूफ भी किया था जब मैंने ऑर्थोगोनलिटी आपको समझाई थी, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो है ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं, और ऑर्थोगोनल फंक्शंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब भी हम कभी इस तरह के सोल्यूशंस निकालेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, वो हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे इन केस ऑफ वन डी बॉक्स। और फिफ्थ हमारा पॉइंट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, साई एन हमने निकाला और हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू रखकर, तो हमने क्या करा है, देखो एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो साई 1 लिख देंगे। साई एन लिखा हुआ है ना, तो साई 1 लिखा, अंडर रूट 2/L लिखा, साइन लिखा, और यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू, ये जो n है, n की जगह हमें 1 रखना है। तो 1 का मतलब आप 1 रख देंगे, 1 पाई एक्स लिख दीजिए या पाई एक्स लिख दीजिए, एक ही बात है। तो n इज इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई एक्स निकल आएगा, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पाई एक्स निकल आएगा। तो इस तरह से हम n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपने वेव फंक्शन जो है निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, नो अदर वेव फंक्शंस आर पॉसिबल इन बिटवीन दीज वेव फंक्शंस। और फिर वही बात है, जैसे एनर्जी लेवल्स के बीच में कोई एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही इन वेव फंक्शंस के बीच में भी कोई वेव फंक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ये सब क्वांटाइज्ड है। तो सच डिस्क्रीट या परमिसिबल वेव फंक्शंस आर कॉल्ड आइगन फंक्शंस, और इनको हम आइगन फंक्शंस बोल देते हैं। तो दीज वेव फंक्शंस आर क्वांटाइज्ड, और ये भी हमारे क्वांटाइज्ड हैं, जैसे हमारी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो आइगन फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है, उन्हीं को हम आइगन वैल्यू बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम इससे ना ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो ग्राफ्स है ना, इस ग्राफ से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस ग्राफ से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पर क्या कर रखा है, साई एन की वैल्यू तो हमें पता ही है। तो अगर हमें साई एन स्क्वायर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द
पार्टिकल, ठीक है। तो साई एन स्क्वायर करेंगे तो ये देखो अंडर रूट 2/l का स्क्वायर हो जाएगा तो 2l हो जाएगा, फिर साइन का स्क्वायर हो जाएगा और n पाई एक्स, ये l बचेगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं, और ये हमारा वेव फंक्शन है। अब हमें इन दोनों के लिए, वेव फंक्शन के लिए और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो वो कैसे करेंगे, तो ये प्लॉट्स हमारे हैं साइन एन और साइन स्क्वायर के अगेंस्ट एक्स। देखो अगर हमने, सबसे पहले तो मैं उसमें ये बताना चाह रही हूँ आपको, पहले तो आप ना इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो ग्राफ में क्या चीज आपको दिखाई दे रही है। ग्राफ जब भी बनता है वो ऐसे 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 बनता है। ये हमारी साइन वेव चल रही, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन की तो वैल्यू निकल के आएगी जब भी हम एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और फिर एक्स की भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे साइन की वैल्यू निकल के आएगी। तो हमें देखना है कि साइन वेव हमारी कैसे चलती है। तो ये हमारी साइन वेव होती है, ये यहाँ पर 0 होता है, ये +1 वैल्यू है और ये -1। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये हमारी साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, यानी कि साइन π/2 होता है वो। साइन π/2 माने 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मैक्सिमम वैल्यू पर हमें मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। यानी जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला, इसको हम बोल देते हैं मैक्सिमा, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पोजीशन पर मिल रही है, मतलब पाई की क्या वैल्यू होगी वो हमें यहाँ से पता चल जाती है। इससे इसको हम अभी मैं समझाऊंगी आपको अच्छे से, बस आपको यहाँ समझना है। तो ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये π/2 होता है, ठीक है। तो π/2 पर हमें मैक्सिमा मिलती है, और ये जो पॉइंट है यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा कहलाता है मिनिमा। तो जब भी कभी ग्राफ में एक ऊपर को जाएगा ग्राफ, मतलब वेव जब चलेगी, ये जो वेव चलती है ना ऐसे इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये पोर्शन हमारा मैक्सिमा कहलाता है, और ये नीचे जो चला गया इस लाइन के ऊपर वाला मैक्सिमा और लाइन के नीचे वाला मिनिमा। तो जब साइन की जो हमारी मिनिमा मिलती है वो -1 पे मिलती है, और इस लाइन पर अगर जब भी आएगा ये ग्राफ तो वो 0 वैल्यू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी साइन वेव चलेंगी तो हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, 0 से इसको स्टार्ट करना है, और इंक्रीजिंग ग्राफ चलता है, ठीक है। एक ग्राफ हम ऐसे भी बना देते हैं तो वो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा जब हम ऊपर से नीचे की साइड ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, आप देख भी रहे होंगे डायग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने साइन को समझ लिया, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमें π/2 पर मिलती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहां से यहां, ठीक है। ये वैल्यू साई के लिए हम लिख रहे हैं और यहाँ x की वैल्यू है, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, और हमारी जो लेंथ है बॉक्स की x इज इक्वल टू l है, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई बोले कि n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारी साई की वैल्यू, तो साई ये वाले फॉर्मूले में, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ इस n की वैल्यू रखेंगे। तो हमने रखा साई n है तो साई 1 लिख दिया इज इक्वल टू ये अंडर रूट 2/l, फिर हमने लिखा साइन, और n की जगह मैं 1 रखूं तो 1πx लिख दीजिए या खाली πx लिख दीजिए, तो ये πx/l हो जाएगा, ठीक है। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे अब तो हम, तभी तो हमें साइन की वैल्यू मिल पाएगी, क्योंकि हमें साइन वेव बनानी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू एक बार 0 रख के देख लीजिए और x की वैल्यू l रख के देख लीजिए, आंसर क्या आएगा हमारा, और ये हमारा हमेशा 0 आएगा। क्यों, देखो हम पिछली बार भी हमने वन डायमेंशनल बॉक्स जब हमने इसको डिस्कस किया था तो मैंने आपसे बताया था कि ये शुरुआत x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर एंड है x इज इक्वल टू l, और यहाँ पर इनकी ये वॉल्स हैं वन डायमेंशनल बॉक्स की, और ये इनफाइनाइटली हाई है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है, वॉल्स पर भी और वॉल्स के बाहर भी v इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है। और जब v इज इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है तो हमेशा साई हमारा जो है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमारा साई जो है वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाएगा, तो साई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी साई की वैल्यू x इज इक्वल टू, जब हम 0 रखेंगे तब भी साई हमारा 0 निकलना चाहिए, और l पर भी 0 निकलना चाहिए, और निकलता भी है, मतलब निकलना चाहिए क्या, निकलता ही है। तो देखो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं x की, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू 0 के लिए हम कर रहे हैं, तो ये अंडर रूट 2/l तो छोड़ दीजिए, इसको तो कुछ नहीं करना हमें, साइन ये पाई, और x की वैल्यू हम 0 रख देंगे यहाँ पर 0/l, तो भाई ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 हमारा क्या होता है, साइन 0 हमारा 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर साई भी हमारा जो है वो साई 1 जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 0 हो गई, 0 हो गई, तो हमने यहाँ पर एक
डॉट बना दिया अपना, ठीक है। अब हम देखेंगे जब हम x की वैल्यू l रखें, तो यानी इस x की जगह में अगर l पुट कर दूं, देखो अगर मैंने यहाँ l पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन पाई। और मैंने आपको बताया था साइन पाई चाहे कुछ भी हो, साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, वो सारी वैल्यूज अपने आप से जीरो होती है, ठीक है। तो ये भी जीरो हो गया, तो यहां पर भी हमारा साई जो है वो जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू एल पर हमेशा साई आपका जीरो होगा। तो ये हमने वैल्यूज पुट करके भी देख लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमने ये देखा था हमारे ग्राफ में ये इस तरह से आ रही है हमारी साइन वेव, तो हमें निकालनी पड़ेगी कि भाई इसकी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वैल्यू। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि साइन पाई बाय 2 होता है +1, ठीक है, यही मैक्सिमम वैल्यू होती है, +1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो साइन पाई बाय 2, तो यानी x की हम वो क्या वैल्यू रखेंगे ताकि हमारा जो ये साइन पाई एक्स अपॉन एल है, ये जो ये था ना साइन पाई एक्स अपॉन एल, ये हमारा साइन पाई बाय 2 के बराबर हो जाए। तो हमने क्या करा, हमने इसकी जगह साइन पाई एक्स अपॉन एल पुट कर दिया। पाई एक्स क्यों, क्योंकि हम एन इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक्स की किस वैल्यू के लिए हम यहाँ पर वो निकाल रहे हैं कि एक्स की हमारी कौन सी वैल्यू निकले ताकि हमारे इसकी वैल्यू जो है साइन की मैक्सिमम आए, ठीक। तो यहां से क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी l बाय 2। क्यों, क्योंकि ये l जो है, देखो ये l जो है इधर चला जाएगा, मैंने कुछ घिचपिच कर दिया है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी गंदी आदत है ये सब वहीं पे घुसा घुसा के सब कुछ करने की। तो ये देखो फिर से देख लेते हैं, साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन, एन की जगह 1 रखना है तो 1 मैं नहीं रख रही हूँ, वो एक ही बात है। ये साइन से ये साइन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ l बाय 2। समझ में आया, तो x की वैल्यू l बाय 2 जब भी होगी तो हमारा जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो इससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, देखो अब कैसे करेंगे हम ग्राफ प्लॉट। ये हमारा साई यहाँ पर, और ये x की वैल्यू वहां पर 0 और यहाँ पर x की वैल्यू l, ठीक। यहाँ पर हमने निकाल ही लिया कि साई हमारा 0 है, तो 0 है तो यहीं पर रहेगा वो, ठीक है, ये भी 0 यहीं पर रहेगा। अब हम ये क्या कि मैक्सिमा जो है वो l बाय 2 पर निकली हमारी, तो इसका मतलब l बाय 2 क्या होगा, 0 से l, ये पूरा डिस्टेंस कितना है l, l बाय 2 बीच में ही तो आएगा बिल्कुल। तो l बाय 2 पर हमें मैक्सिमा बनानी है, तो l बाय 2 पर मैक्सिमा बनानी है तो हम ऊपर निशान बना, मतलब एक डॉट बना दिया, और अब इन तीनों डॉट्स को हम मिला देंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l, और l बाय 2 वाले ग्राफ को हम ये पूरा मिला देंगे, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी l बाय 2। तो ये हमारा क्या ग्राफ आया, साई का n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो वही ग्राफ हमारा यहाँ सामने बना हुआ भी है, ये साई 1 के लिए ग्राफ बन के आया है जो रेड से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो ये मैक्सिमा आई है ये हमारी l बाय 2 पर आई है, और ये हमने निकाल भी लिया, ठीक। ये तो निकला n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम आते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूला में फिर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो साई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय l, फिर साइन और 2 पाई x अपॉन l, ठीक। अब इसमें फिर से अगर आप पुट करके देखेंगे ना x की वैल्यू, एक बार 0 पुट करके देखिए, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर 0 कर दूं तो देखो फिर से सब कुछ 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यानी पाई की वैल्यू जो सॉरी साई की जो वैल्यू है आपकी बार भी x इज इक्वल टू 0 पर 0 ही मिली, ठीक। और फिर से मैं अगर x की वैल्यू l रखूं तो x इज इक्वल टू l रखा, तो यहाँ पर 0 की जगह मैं l रख दूं तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 पाई बचेगा। साइन 2 पाई भी तो 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन फिर से 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें भी हमारा 0 ही आंसर आ रहा है, ठीक। अब हमें फिर से ये ढूंढना है कि मैक्सिमा हमारी किस पर मिलेगी। तो मैक्सिमा के लिए फिर हमें यही करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, साइन 2 पाई एक्स था ना, ये यहां पर मैंने क्या लिखा था 2 पाई, क्योंकि हम n इज इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं, तो 2 पाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पर ही हमारी मैक्सिमा मिलती है। तो ये साइन से साइन कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 2x अपॉन l और इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ से x अगर निकालना चाहूं तो x की वैल्यू की ये l यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू
एल बाय, ये तो 2 है और एक 2 यहां से आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी एक्स किस पे मिलेगा हमारा, एल बाय 4 पे मिलेगी मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा मिलेगी हमारी एल बाय 4 पर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी देखनी है, ये तो हमारा 0 टू एल है और एल बाय 4 पर अगर हमारी मैक्सिमा मिल रही है तो हमारा ये एल बाय 4 यहां जाएगा बेटा, ये हमारी एल बाय 4 आएगी। और ये ग्राफ हमारा इस तरह से मिलता है, देखो ये हो जाएगा हमारा एल बाय 4। ठीक है, और इसमें हम आगे के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला पॉइंट है एक, और ये मिनिमा वाला पॉइंट भी, क्योंकि इसमें एक मिनिमा भी मिल रही है, तो ये वाला पॉइंट भी। तो ये सारे पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, ये एल बाय 4 जब हमारा निकल जाता है तो इसमें सिर्फ आपको एल बाय 4 एक और, ये आप समझ लीजिए ये एल बाय 4 है, ये तो है ही एल बाय 4, 1 एल बाय 4 कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये 2 एल बाय 4, आपको सिर्फ एल बाय 4 प्लस 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 करते चले जाना है। ठीक है, ये 2 एल बाय 4 निकला और ये हमारा फिर 3 एल बाय 4 निकलेगा और ये फिर से 4 एल बाय 4 निकलेगा। तो देखो 4 एल बाय 4 का मतलब 4 से 4 कैंसिल हुआ, यानी x इज इक्वल टू एल निकला। ठीक है, 3 एल बाय 4 तो ऐसा कैसे रह गया, ये 2 एल बाय 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एल बाय 2, यानी ये वाली पोजीशन हमारी एल बाय 2 है, और वो है भी 0 से एल के बीच में, ये बिल्कुल मिडिल में आया है ना, तो ये एल बाय 2 निकल के आया। ठीक है, तो ये जो हमारी पहली मैक्सिमा मिली वो हमें मिली एल बाय 4 पर। तो यहां से ये चीज मालूम पड़ी कि मैक्सिमा कहां पे मिल रही है, एल बाय 4 पर। इसी ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं, कोई पूछे कि मिनिमा कहां पे मिलेगी, तो 3 एल बाय 4 पर मिली। तो अब इसमें हमने ये कैसे डिसाइड किया कि ये एल बाय, हम मतलब आपको पता लगना चाहिए कि हमें सबसे पहले ना इसमें नंबर ऑफ नोड्स पता होनी चाहिए। देखो नोड्स क्या होती है, सबसे पहले हमारा होना चाहिए नोड्स का पता। नोड्स होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 हो जाए, कि वहां पर कोई प्रोबेबिलिटी हो ही ना, उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ना हो, तो वो नोड्स का मतलब होता है जब भी कभी, एक मिनट में रेड पेन ले लेती हूँ, जब भी कभी क्या होगा, यहाँ ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर जब कभी भी ये ग्राफ टकराएगा, यानी कट करेगा इसको, जैसे इसने इस यहाँ पर भी तो ये ब्लू लाइन से ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर कट किया है इसने। अगर आप साई 3 वाला ग्राफ देखें, इसी लाइन को कहाँ कहाँ पे कट किया है, तो एक चीज यहां पर कट किया है और एक यहां पर। स्टार्टिंग और एंड छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग एक्स इज इक्वल टू 0 छोड़ना है, एक्स इज इक्वल टू एल, और बीच में देखना है कि कहां पर कट किया है। ठीक है, तो वो होते हैं नंबर ऑफ नोड्स। साइज 1 में कहीं पर भी कट नहीं किया, इसलिए यहां पर नो नोड्स होगी, नोड इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, यहां पर नोड्स इज इक्वल टू 0। यहां पर नोड कितनी निकली, यहां पर नोड निकली 1। यहाँ पर कितनी नोड दिखाई दे रही है आपको, कितने पॉइंट्स हैं, 2, क्योंकि 2 पॉइंट पर इसने कट किया है। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई नोड नहीं होती, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी 0 नोड है, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारी 1 नोड है, n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारी 2 नोड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है तो नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगी, n माइनस 1। आप नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हैं, और ये नंबर ऑफ नोड्स हमारी बहुत हेल्प करती है इस ग्राफ को प्लॉट करने में, क्योंकि हम सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमा तो बाद में निकालेंगे, पहले तो हमें यही देखना होगा कि n इज इक्वल टू 1 में अगर हमारी कोई नोड नहीं है तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि हमें कोई नोड नहीं बनानी है 0 से l के बीच में, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्योंकि हमने क्या रखा है, यहाँ पर 2 रखेंगे, -1 इज इक्वल टू 1 नोड बनेगी। तो सबसे पहले तो ना आप, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गई और ये एंड पॉइंट हो गया, तो सबसे पहले मिडिल में ये बिल्कुल सिमेट्रिकल नोड्स बनती हैं। ठीक है, तो मिडिल में आप एकदम से एक नोड बना लीजिए, और बस आपने क्या करना है, स्टार्टिंग क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ से होनी है तो ये ऐसे जाएगा हमेशा। फिर आप इस मैक्सिमा की वैल्यू निकाल लीजिए, जो तरीका मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू, साइन एन पाई एक्स इज इक्वल टू साइन एन पाई रखकर, ठीक है, बस एन की वैल्यू रखनी है आपने, और बस सॉरी, साइन एन पाई एक्स इज एक्स, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 रखकर, और यहां पर बस आप n की वैल्यू पुट करते चले जाइए, और बस फिर आपको x की वैल्यू यहां मालूम पड़ जाएगी। जब x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तो बस वो वैल्यू आपको यहां पर रखनी है। जैसे कि अब हम एग्जांपल करते हैं n इज इक्वल टू 3 का। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये ना ग्राफ बना लेना है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू l है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो, एक सेकेंड में इरेजर ले लेती हूँ, तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से अपना जो हमारा फॉर्मूला है साई का, पहले तो हम नोड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा नोड, हमारी नोड का क्या फॉर्मूला है, n-1 है। ठीक है, और जब n-1 हम ले रहे हैं
तो 3 - 1 हमारी नोड्स निकल आएंगी, यानी कि 2 नोड्स बनानी है हमें x इज इक्वल टू 0 से l के बीच में, और 2 नोड्स बिल्कुल सिमेट्रिकल बनानी है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं बना दी, बिल्कुल सिमेट्रिकल। ये डिस्टेंस मतलब सेम रखना है, जितना डिस्टेंस आपने यहां लिया तो फिर उससे ये डिस्टेंस, तो लगभग लगभग, मतलब मेरा तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन पाया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए, मैं ये कहने का मतलब है सिमेट्रिकल से। फिर आप क्या करेंगे, ये उठाएंगे, इसको एक बार ऊपर ले जाना है, एक बार नीचे ले जाना है, फिर एक बार ऊपर ले जाना है, बस ये हो गया। अब यहां से आपको ये पता लगाना है कि भाई ये मैक्सिमा, ये हमें यहाँ के किस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। हमने क्या करा, साइन एन की एन पाई एक्स अपॉन एल में एन की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 3, 2 मत रख दीजिएगा यहाँ पर, ये मैंने नोट्स निकाली है 2, ये है एन की वैल्यू 3, तो ये निकला 3 पाई एक्स अपॉन एल, और इज इक्वल टू हमें क्या करना है, साइन पाई बाय 2, तो बस ये साइन पाई से साइन और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x/l इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी l/3 × 2 या l/6। तो हम ये कहेंगे कि जो ये वाली वैल्यू है, ये हमारी x इज इक्वल टू l/6 है, ठीक है। और फिर आपको पूछे कि ये पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, तो वो भी आप सब में आपको अब l/6 जोड़ना है, मतलब जिस पर भी आपको मैक्सिमम मिल रही है आगे वाले पॉइंट्स पर आपको उतना वो जोड़ते चले जाना है, ऐड करते चले जाओ। तो ये 1l/6 हो गई, तो ये वाली हमारी 2l/6 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ये वाला मिनिमा वाला पॉइंट, ये हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें मिलेगा 3l/6 पर। फिर ये फोर्थ वाला पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, 4l/6 पर। फिर ये वाली मैक्सिमा हमें कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी 5l/6 पर। और ये लास्ट में क्या मिलेगा हमारा, 6l/6। तो 6l/6 से 6 से 6 कैंसिल हो गए, खाली l ही बचा, तो x इज इक्वल टू l ही था। 5l/6 पर हमारी सेकंड मैक्सिमा मिली, ठीक है। फिर ये नोड हमें कहाँ पर मिली, कोई पूछे कि नोड कहाँ मिलेगी, तो 4l/6 पर, या हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 12/3 पर आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि इसमें n इज इक्वल टू 3 में मिनिमा कहाँ मिल रही है आपको, तो मिनिमा फर्स्ट मिनिमा हमें कहाँ मिल रही है, 3l/6 पर। और 3l/6 क्या है, 3l/6 को आप l/2 भी लिख सकते हो, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3l/2, ये तो, और ये पोर्शन l/2 तो आप देख रहे हैं, यहां से पूरा सिमेट्रिकल ग्राफ है, ये पूरा मिड पॉइंट ही तो आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिड पॉइंट है ये, क्योंकि इधर की साइड अगर आप जाएंगे तो भी वही मिरर इमेज मिल रही है, बिल्कुल यहाँ से हाफ ग्राफ मिनिमा का मिल रहा है और पूरी की पूरी एक मैक्सिमा मिल रही है। इधर भी आप देखें हाफ ग्राफ जो है मिनिमा का मिल रहा है, पूरी की पूरी मैक्सिमा मिल रही है। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको हेल्प कर देती हैं कि आपको मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिल रही है, मिनिमा किस पॉइंट पे मिल रही है, कहाँ पर कितनी नोड्स मिल सकती है। तो ये जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प कर देता है, ठीक है। अच्छा, जैसे यही सब कुछ है। अब अगर हमें कोई ये, इसका ना एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपको मैक्सिमा का ग्राफ, मैक्सिमा किस पर मिलेगी, उसका अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो ये l/2/n पर मिलती है। l हमारी क्या है, तो टोटल लेंथ हमारे जो उसकी विड्थ हो गई ना वन डायमेंशनल बॉक्स की, तो l/2n पर मिल जाएगी। तो जैसे को अगर n इज इक्वल टू 1 है, उसके लिए कोई पूछ रहा है मैक्सिमा, तो आपने क्या करना है, 1/2, और n का नंबर यहाँ पर 1 है, तो ये 1 कह रही हूं मैं, l यहाँ तो l हो जाएगा, और 1 का नंबर तो l/2 पर मिलेगी n इज इक्वल टू 1 में, और n इज इक्वल टू 1 में हमारी l/2 पर ही तो मिल रही थी, ये l/2 पर, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पर कहाँ मिलेगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए आप क्या करेंगे, l/2 × 2, तो ये हो जाएगा l/4। और हमारी जो ये फर्स्ट मैक्सिमा थी, यहाँ पर l/4 पर ही तो मिल रही थी, ठीक। और यहाँ पर नोट जो यहाँ पर क्या था, ये l/4, और l/4 में एक l/4 और जोड़ देंगे आप, तो ये 2l/4 हो जाएगा, और 2l/4 क्या होता है, l/2, ठीक। और इसी फॉर्मूला में आप l/2, यानी यहाँ पर l/2 पर आपको देख रहे हैं ये 0 हो जा रहा है, तो ठीक यही x की वैल्यू अगर आप यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दें, l/2 कर दें इसको, तो देखो अगर मैं इसको l और नीचे यहाँ पर 2 लिख दूं, तो देखो l से l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो 0 हो जा रहा है, ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि नोड पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, ये 0 हो रही है, और ये 0 आप कैलकुलेट करेंगे ना पूरा इसको, तो आपको पूरा 0 मिलेगा। ये तो मैंने साई दिखा दिया था आपको, आपको देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो
मैं ये बता रही थी आपको कि ग्राफ आप कैसे प्लॉट, अच्छा इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल गई कि एक तो ये जो हमारी होगी n इज इक्वल टू 1, ये है हमारी ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 2 वाली। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट हमारी जब मिलेगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रही थी कि आपको नंबर ऑफ नोड्स कैसे देखने हैं। देखो n इज इक्वल टू 3 में आपको कितनी नोड दिखाई दे रही है, n इज इक्वल टू 3 में हमें 2 नोड्स दिखाई दे रही है, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 का जो एक्साइटेड स्टेट क्या है, वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, यानी एक्साइटेड स्टेट का नंबर हमेशा n के नंबर से एक नंबर कम होगा। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, 2 लिखा हुआ है ना इस पर, और ये 3 लेवल n इज इक्वल टू 3 पर हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। और जितना एक्साइटेड स्टेट का नंबर होता है उतनी ही हमारी नंबर ऑफ नोड्स भी होती है, या फिर नंबर ऑफ नोड्स n-1 करके आप निकाल सकते हैं, कुछ भी चीज करके देख सकते हैं। तो आप ना, जैसे कोई पूछे कि n इज इक्वल टू आपको, ये कोई आपसे ऐसे पूछ रहा है कि आपको एट्थ एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ बनाना है, तो अगर एट्थ एक्साइटेड स्टेट है तो n का नंबर क्या होगा हमारे लिए, n का नंबर एक्साइटेड स्टेट से एक नंबर कम होगा, सॉरी एक नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास n का नंबर हो जाएगा 9, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट का नंबर हमेशा n के नंबर से एक कम होता है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। तो n इज इक्वल टू 9 के लिए अगर आपको, और फिर हम कैसे बनाएंगे इस ग्राफ को, n इज इक्वल टू 9 में हमने क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ नोड्स पता करनी चाहिए। तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, जो एक्साइटेड स्टेट का नंबर है, यानी इसमें 8 नोड होंगी। तो हमें इसमें ना इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर 8 नोड बना लेंगे, 1 2 3, ये सीधी लाइन मुझसे नहीं खींची है उसके लिए तो सॉरी, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, तो ये वाली जो वैल्यू है x इज इक्वल टू एल हो जाएगी, और स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। और फिर आप यहां से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से बनाना शुरू करेंगे इसको, ऐसे ऐसे ये हर नोड को कट करते हुए आपको चले जाना है, बस ये ऐसे, मेरा कट नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पर कट करना है बेटा आपको, ठीक है। ये ऐसे वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। यहां पर ये खत्म हो जाएगा ऐसे करके, ठीक। तो आप कितनी मैक्सिमा है इसमें वो काउंट कर सकते हैं, कितनी मिनिमा है वो काउंट कर सकते हैं। और यहां पर आपकी फर्स्ट मैक्सिमा कैसे मिलेगी, तो देखो इसका फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया, L अपॉन 2n कर देंगे, तो L अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका मतलब होगा L बाय 18 पर आपको जो है फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगी। और उसके बाद आपको हर पॉइंट के लिए L बाय 18 प्लस करते चले जाना है। तो जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो आपका L बाय 18 हो गया, ये 2 L बाय 18 हो जाएगा, ये 3 L बाय 18 हो जाएगा, ये 4 L बाय 18, इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ से हमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं कि हम देखकर, ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि मैक्सिमा कहां पर है, मिनिमा कहां पर है। तो वो ये सब कुछ इसमें हेल्प करता है। तो ये तो था साई का ग्राफ। अब हम बात करते हैं साई एन स्क्वायर, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है, जो इधर की साइड, जो राइट हैंड साइड में बना हुआ है वो वाला। इसको मैं थोड़ा सा रेड पेन ले लेती हूँ। ये वाला जो ग्राफ है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है। देखो इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे मैक्सिमा ही मिल रही है, सब ऊपर की वैल्यू मिल रही है, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू। मैंने आपको बताया साइन वेव की क्या होती है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में होती है और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में होती है, ठीक है। ये +1 के लिए है और ये -1 के लिए है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, वो 0 के लिए होती है, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्चुअल में क्या है, वो साई एन का स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, और ये मॉड्यूलस में होता है हमेशा, ठीक है। यानी साई की वैल्यू चाहे हम पॉजिटिव ले लें चाहे हम नेगेटिव ले लें, साई स्क्वायर तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। साई आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिल सकता है, लेकिन साई एन स्क्वायर आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं और मॉड्यूलस में तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव ही आनी है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू कोई आनी नहीं है, तो पहला ग्राफ तो जैसा है वैसा है, थोड़ा सा ऊपर करके बनेगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि साई वन का हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगर ये साई वन हमारा ये डिनोट कर रहा है, तो साई वन स्क्वायर क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करके बनाते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अब हम साई टू पे जाएं। साई टू में हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव मिल रहा है दूसरा नेगेटिव, यानी मैक्सिमा मिल रही है मिनिमा, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में मिनिमा तो कुछ होता ही नहीं, नेगेटिव नहीं होती। तो हमें क्या करना है, जो दूसरा हम प्लॉट बनाएंगे उसको भी हम ऊपर ही बना रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे। मतलब अगर ये ग्राफ बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये भी ऊपर ही जाएगा, तभी तो यहाँ दोनों के दोनों हमारे ऊपर गए हैं। क्यों गए हैं ऊपर, क्योंकि
साई जो है हमारा, साई एन स्क्वायर हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम साई का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी मॉड्यूलस में कर रहे हैं। तो वैसे भी अगर हम नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो भी वो पॉजिटिव हो जाना है, और ये तो मॉड्यूलस में है, ये तो वैसे भी हमारा पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो सेकंड वाला है ना, ये ऊपर बनाया है, ठीक है, ऊपर, इसको नीचे नहीं दिखाना। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जितने भी, आपको चाहे कितनी मैक्सिमा और कितनी मिनिमम टोटल काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 2 मैक्सिमा और 1 मिनिमा है, यानी कुल मिलाकर 3 आपको जो मैक्सिमा साई के केस में, साई 3 स्क्वायर के केस में आपको बनानी पड़ेगी। तो जो भी नीचे की साइड है ना बेटा, बस उसको आपको ऊपर बना देना है, वो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये फोर्थ, हम इस तरह से बनाते हैं, ये ऐसे 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 कुछ बन रहा है आपका, ठीक है। तो बस ये हमारा साई का ग्राफ है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है। एक बार ना नेट में इस पे भी क्वेश्चन आया, ये ग्राफ्स बन के आए थे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले ग्राफ चूज करो, इसमें से कौन सा है। तो हम इसमें ये करेंगे, दूसरे को भी ऊपर रखेंगे, तीसरा तो ऊपर है ही, चौथे को भी ऊपर रखेंगे और फिर पांचवे को भी ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो साई एन स्क्वायर में है। और ये सब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें कि वैल्यूज आपकी जो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे साइन स्क्वायर भी कैसे आपका 0 हो रहा है, तो वो सब आप वैल्यूज रखकर कर सकते हैं, जैसे हमने साई एन के केस में देखा था, ठीक। अच्छा, अब जो हमने अभी पढ़ा उसके फीचर्स, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है, लेकिन अब लिखना भी है आपको, तो वो लिखेंगे आप क्या क्या। तो इन फिगर्स के क्या फीचर्स है, द क्वांटम नंबर एन, एन को हम क्वांटम नंबर बोल रहे हैं क्योंकि क्वांटाइज्ड वैल्यूज हमें मिल रही है इसकी वजह से। तो रिप्रेजेंट द नोड्स पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0, नोड्स है इन द पार्टिकल वेव। तो एन से जो है हमें नोड्स भी यहाँ पर मालूम पड़ रही है। तो फिगर 1 और 2, 1 और 2 मतलब वही, एक तो पहला वेव साई एन के लिए, दूसरा साइन स्क्वायर के लिए, शो दैट इन द फर्स्ट लेवल एन इज इक्वल टू 1 देयर इज नो नोड, कोई भी नोड नहीं थी, वो हमने अभी देखा, बिकॉज 1/2 वेवलेंथ कवर द बॉक्स। 1/2 वेवलेंथ है, वेव पूरी क्या होती है, पूरी वेव होती है ऐसी वाली, ये वाली वेव पूरी होती है, ठीक है। और हमारे n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आया, खाली इतनी हाफ वेव आई है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए इसमें कोई नोड नहीं है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक के पोर्शन में नोड हो ही नहीं सकती, ठीक है। नोड कब होती है, जब पूरी वेव बन के आती है, तो यहाँ पर तो 1/2 है, तो इसलिए ये यहाँ पर कोई वेव हमारी नहीं बन के आई इन द सेकंड एनर्जी लेवल। सेकंड वाले n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारी ये वाला केस आ रहा था इस तरह का, वहां पर क्या है, देयर इज 1 नोड, वहां पर थी 1 नोड, तो n इज इक्वल टू 2 में थी हमारी नोड का नंबर 1, वो थी ये वाली वैल्यू। और नोड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0, ठीक है, इज 1, एंड इन द थर्ड लेवल देयर आर 2 नोड्स, और थर्ड लेवल में हमारी 2 नोड्स थी। थर्ड लेवल हमारा कैसे बन के आ रहा था, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो वहां पर हमारी 2 नोड्स थी। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा, जो मैंने आपको बताया, 10 वी कैन से इन द nth लेवल देयर इज n-1 नोड। तो अगर आपको नोड का नंबर निकालना है तो हमेशा हम n-1 करेंगे, और n क्या है हमारा, जो हम अलग अलग लेवल्स दिखाते जा रहे हैं। फिर फिगर 1 and 2 ऑल्सो सजेस्ट द ग्रेटर द नंबर ऑफ नोड्स मोर इज द कर्वेचर इन द पार्टिकल वेव। ये बात भी सही है, जितनी ज्यादा नोड होंगी उतने कर्वेचर होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इसमें सिर्फ मैक्सिमा को ही देख लें, इस वाले केस में 1 नोड है तो हमारी एक ही मैक्सिमा है, इस वाले केस में हमारे 2 नोड है तो 2 मैक्सिमा हो गई। या आप नीचे वाला कर्वेचर भी देख लें, तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा है, इस वाले केस में 2 मैक्सिमा और 1 मिनिमा है, तो कुल मिलाकर 3 कर्वेचर आप समझ सकते हैं इसमें है। तो जितने ज्यादा, अगर हम इससे भी ज्यादा बनाना चाहें, ऐसे ज्यादा बना लें, तो आप देख रहे हैं कर्वेचर उसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ये तो यहाँ पर नोट्स कितनी आ रही हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 नोट्स आ रही हैं। इसको भी अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये पूरी 6 नोट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हैंस फॉर अ पोटेंशियल बॉक्स ऑफ अ फिक्स्ड साइज, अगर पोटेंशियल बॉक्स का साइज फिक्स है, जैसे हमने कर रखा है 0 to L कर रखा है, तो एज द कर्वेचर इन द वेव फंक्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कर्वेचर वेव फंक्शन के लिए इंक्रीज करते हैं, द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस। ये बात भी सही है, कर्वेचर जितने ज्यादा हो जाएंगे उतने नंबर ऑफ नोड्स होंगी। अगर यहाँ पर हम ये कर्वेचर को मान लें कि मैक्सिमा को समझ लीजिए आप, कर्वेचर तो कर्व कर्व की फॉर्म में, हालांकि मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही कर्व की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो है हमारे 1 नोड है तो 2 कर्वेचर आ रहे हैं, कुल मिलाकर टोटल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 नोड है तो 3 कर्वेचर आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी 6 नोड हो गई तो उसके हिसाब से कर्वेचर आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कर्वेचर जितने जितने बढ़ रहे हैं, कर्व्स जितने जितने बढ़ रहे हैं, उतने नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज कर रही है, एंड द वेवलेंथ देयरफॉर डिक्रीजेस, और वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। देखो वेवलेंथ कैसे डिक्रीज कर रही है, हमने फिक्स्ड अमाउंट अगर कर दिया है, अपने उसका लेंथ फिक्स कर दी है, ये 0 to L है, ठीक है। इसमें अगर मैं एक नोड बनाऊंगी
तो मेरी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है ये मैक्सिमा से मिनिमा तक का डिस्टेंस, वेवलेंथ हुई। और अगर मैंने इसी डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस में सेम रख रही हूं, और मैं इसमें बनाऊं अगर अपना, ये देखो ये वाला, ठीक। तो अब क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगी ये, पहले से छोटी हो गई, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस में मैं फिर से एक और इस तरह से कर दूं, मैं इसको ऐसे बना दूं, तो देखो अब वेवलेंथ कितनी हो गई? अब वेवलेंथ हो गई थी। तो जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ नोड्स बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे जो है आपका वेवलेंथ कम होती जा रही है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक नोड थी, यहाँ पर आ गई आपकी दो नोड्स। इस केस में कितनी हो जाएंगी? एक, ये दो, और ये तीन नोड्स। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये चार, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। एंड इट मे बी सीन दैट वाइल साई मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। साई तो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि साई एन जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी मैक्सिमा भी दिखाई दे रही है, मिनिमा भी। बट साई स्क्वायर गिविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हमारी जो डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो ये सब कुछ मैंने आज जो था आपको पिछले वाले वो जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जो हमने शुरू किया था पार्ट वन, ये मैंने आज पार्ट सेकंड निकाला कि हमने जब साई निकाला और ई निकाला, तो एनर्जी निकाली और वेव फंक्शन, तो उससे हमने क्या क्या मतलब ये सब जो हमने सब काम किया, वो उसके कंक्लूजन क्या क्या निकले, तो वो सब हम आज डिस्कस किए। तो इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, बाकी इस यहाँ पर तो नहीं पूछे जाते हैं, पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल मैंने आपको एन के केस में बता दिया है कि नोड्स निकालने को पूछ सकते हैं, या कितने मैक्सिमा हो सकते हैं, कितनी मिनिमा हो सकते हैं, किस पॉइंट पर एक्स की किस वैल्यू पर मैक्सिमा आ रही है, वो सब पूछ सकते हैं। तो वो सब मैंने आपको आज बताया। बाकी का हम इसके बाद हम एसएचओ शुरू करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।